हेलो बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और इसमें हम जानेंगे 1.2 एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम कंसेप्ट भी समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी सहायता से हम जिस कंसेप्ट की सहायता से हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, कंसेप्ट में इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा थ्योरम। ठीक है, क्या जानेंगे? थ्योरम। और थ्योरम के बिना हम मतलब जो कंसेप्ट होता है उसके बिना हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? तो कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, कहता है कि जो भी भाज्य संख्या होगा, और इसमें हम सबसे पहले भाज्य समझते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता। एक स्वयं वह संख्या और इसके अलावे तीसरा कोई भी संख्या यदि उसका गुणनखंड है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ एक और वह संख्या स्वयं उसका गुणनखंड होगा तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को क्या करना होता है, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन संख्या? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे सुनो। मान लिया जाए कि एक संख्या है 4, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 आएगा ना। 6 है तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 2 गुने 3 आएगा। मान लिया जाए 8 है तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 9 है तो 3 गुने 3 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें कहता है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यदि मान लीजिए ये अभाज्य गुणनखंड आएगा और जितने सारे संख्या होंगे सारे क्या होंगे? अभाज्य संख्या ही होंगे। क्या होंगे? सारे अभाज्य संख्या ही होंगे। और इसके क्रम को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे 6 बराबर 2 गुने 3 लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसको हम 6 बराबर 3 गुने 2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 का गुणनखंड 3 गुने 2 ही होगा या इसका गुणनखंड 2 गुने 3 ही होगा, जो अद्वितीय है, जो यूनिक है। ठीक है, 6 का गुणनखंड 2 और 3 के अलावे कुछ नहीं होगा। यही थ्योरम कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होगा? अद्वितीय होगा। समझ में आया? यही है आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आगे
अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसका गुणनफल निकालते हैं, क्योंकि ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम 9, 8, 9 में ही हम पढ़ चुके हैं, जो बेसिक है। बस यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इसको अप्लाई करना है एक नए तरीके से। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है HCF ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। हमने 1.1 में पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF ज्ञात करना है। यहाँ करना है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो कहता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। कहता है कि यदि हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, समझना, यदि हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें जो सबसे छोटा घात वाला जो संख्या होगा उभयनिष्ठ, ध्यान देना यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल है। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि ये हमारा रूम है, ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा, ये हमारा बीच की दीवार है, तो ये जो दीवार है इस रूम के लिए भी है और इस रूम के लिए भी है, तो ये कहलाएगा उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल हो। तो कहता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, मतलब हम जो संख्या दिया रहेगा उसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ संख्या होगा उसका लेना सबसे छोटा घात। HCF ज्ञात करने के लिए क्या लेना है? सबसे छोटा घात वाला संख्या का गुणनफल लेना है। गुणनफल इसलिए बोला है क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है तो गुना करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा होगा तो गुना करना पड़ेगा। इसलिए HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे छोटी संख्या का, जो सबसे छोटी संख्या घात होगा उसका गुणनफल करेंगे। ठीक है, यह है HCF। आगे है LCM के लिए क्या करते हैं। कहता है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसका सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या बड़ा घात में होगा, जो संख्या बड़ा घात में होगा उस संख्या का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे, तो निकल जाएगा LCM निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। आगे है किन्हीं दो संख्यात्मक पूर्णांक A और B दिया रहता है। ठीक है, मतलब मान लिया जाए कि A और B जो संख्या दिया रहेगा, A और B क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका जो फार्मूला होता है HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB बराबर A गुने B। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और ये दोनों भी क्या है? इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अरे दो संख्या दिया रहेगा तो दोनों संख्या का LCM गुने HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यदि है तो वहाँ से भी LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, वही कहता है कि HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB बराबर A गुने B, इसका यूज़ करने वाले हैं आगे। तो आई होप कि जो कंसेप्ट है वो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल है, इसमें हम एग्जाम्पल पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम शुरू में ही बोल चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है संख्याओं 4 के पावर n के ऊपर विचार करना है। कहता है जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3। ठीक है, और कहता है कि जांच कीजिए कि n का ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो देखो शून्य पर समाप्त होने के लिए, जैसे मान लें 10 है, 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना होगा? इसका अगर 10
के लिए फैक्टर करना है तो 2 गुने 2 और 5, यदि 2 और 5 दो फैक्टर है तो क्या हो रहा है, एक गुणनखंड 10 पर समाप्त होगा। ठीक है, 10 पर समाप्त, 2 है इसको 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और यदि 5 है और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, है कि नहीं। तो यदि 10 पर समाप्त होना है तो 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, तब 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, 0 पर यदि समाप्त करना है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम आंसर में लिखें कि यहाँ पे देखिए 4 के पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना आवश्यक है। यदि किसी संख्या का यदि 0 पर समाप्त होना है तो 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में होने चाहिए। यहाँ 4 के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 4 है, 2 गुने 2 है, लेकिन इसमें 5 शामिल नहीं है और 5 शामिल होगा भी नहीं, जो संभव नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 5 है, 2 गुने 2 है, लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 है नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n का 0 पर समाप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 5 शामिल नहीं है, तो इसमें यह मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है संख्याओं 6 और 20 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCM, LCM और HCF ज्ञात करना है। और हम जो प्रमेय बताए हैं और जो कंसेप्ट बताए हैं उसी का इसमें यूज करना है। सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 है इसको 2 से देंगे 3 बार में और फिर 3 को देंगे 1 बार में, और 20 है इसको 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, यहाँ पे 5। अब करना क्या है, देखो इसका घात लिखना है, तो इसको 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने क्या लिख सकते हैं 5। अब हमको निकालना है HCF। हमने कंसेप्ट बताया कि उभयनिष्ठ संख्या लेना है और सबसे छोटा घात लेना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ को ना 2 और सबसे छोटा क्या है 2 का पावर 1। ठीक है, और इसमें 3 नहीं शामिल है, 5 शामिल नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। समझ में आया। और LCM लिखेंगे तो क्या बोला, जो कॉमन है उसमें से सबसे बड़ा घात लेना है, तो इसमें 2 शामिल, इसमें 2 शामिल है, लेकिन दोनों में घात किसका बड़ा है 2 के पावर 2 गुने 3 नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, जो बच गया सब लिख दो, और 5 मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसमें बड़ा घात लेना है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ज्ञात करने में जो कॉमन मिल रहा है उसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए बड़ा घात लेना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दो। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो ये इसका हो गया HCF और LCM। समझ में आया। HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन में छोटा घात लेना है और LCM ज्ञात करने में कॉमन में बड़ा घात लेना है, और जिसका कॉमन नहीं मिल रहा है उस संख्या को भी गुना कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 बार में 48, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6, फिर 3 बार। आगे है 404, 2 बार में 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। अब इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको लिख लिया मैंने, उसके बाद 404 जो आया उसको लिख लिए। अब इसको पहले घात में लिखो, तो 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5
और गुने में 3 और इसमें क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुने में 101। ठीक है, तो यदि HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है तो दोनों में कॉमन जो मिलेगा उसका छोटा घात लेना है। तो 2 के पावर 2 छोटा घात है तो 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। और LCM निकालना है तो कॉमन में बड़ा घात, दोनों में जो कॉमन है उसका बड़ा घात क्या है 2 के पावर 5। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दो 101। यहाँ पे देखो 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 5 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 दूनी 32, 32 गुने 3 गुने 101। अब गुना करो 3 दूनी 6 या 3 दिया 9 गुने 101 मतलब 96 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आया? उदाहरण नंबर 8। ठीक है, और ये हमारा लास्ट उदाहरण है। संख्या 6, 72, 120, यहाँ पे 3 संख्या दे दिया। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद 72 का किया, उसके बाद 120 का किया। ठीक है, उसके बाद 6 इसको गुणनफल के रूप में लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, इसको लिखना है घात के रूप में। इसका 2 के पावर 3 और गुने 3 की पावर 2, और इसका लिखाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 और गुने में 5। और हमको निकालना है HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए तीनों में देखेंगे कॉमन, तीनों में कॉमन देखेंगे और जो छोटा घात होगा उसी को लिखेंगे। तो तीनों में 2 शामिल है और 2 में घात सबसे छोटा कितना 2। 3 शामिल है लेकिन इसका घात कितना है, छोटा घात 3 है। इसका हो गया 5 शामिल नहीं तो 5 नहीं लेंगे, 3 दूनी 6। इसका HCF हो जाएगा इतना 6 हो जाएगा। और इसका निकालना है LCM। LCM में निकालेंगे तो जो कॉमन मिल रहा है उसमें बड़ा घात, तो 2 कॉमन मिला, 2 का बड़ा घात 3, 2 के पावर 3। 3 कॉमन मिल रहा है, 3 का बड़ा घात 3 के पावर 2। अब 5 नहीं मिल रहा तो 5 भी लिख देंगे। अब गुना करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 3 तिया 9 गुने 5। अब कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 40 गुने 9, 9 और 9 चौक के कितना हो जाएगा 36, 360 इसका हो जाएगा आंसर, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। ये था 1.1 का एग्जाम्पल। सारा एग्जाम्पल हमने इसमें कवर कर लिया है। तो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज में। 1.2 का एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।